हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इसको दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट आपका वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सेकंड न्यूमेरिकल है इसका, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, तो इसको अच्छे से हम पढ़ेंगे। और ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों बाद लेके आ रहा हूँ। एक्चुअली लास्ट वीडियो के जस्ट बाद ही सडनली मुझे घर जाना पड़ा, और घर पे मैं फ़ोन नहीं यूज करता हूँ ज़्यादा, और बच्चे भी हैं तो लोग अपना लेके दिन भर गेम खेलते रहते हैं, तो इसके लिए फ़ोन मेरे हाथ में आता ही नहीं था कि मैं आप लोगों को रिप्लाई कर पाऊँ। और बहुत लोगों का क्वेश्चन भी अभी पेंडिंग है कि जो सॉल्व करने के लिए दिए थे मेरे को। आज या कल मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूँगा मैं। और आज मॉर्निंग में मैं वापस आया हूँ, तो अभी मैं होम क्वारंटीन में हूँ। और अभी बात करते हैं आपका एडमिट कार्ड के बारे में। अभी आपका जो एडमिट कार्ड का डेट शो कर रहा है वो 31 जुलाई शो कर रहा है। 31 जुलाई यानी कि कल आ जाना चाहिए आपका एडमिट कार्ड, क्योंकि आपका 5 अगस्त को एग्ज़ाम है। और एग्ज़ाम कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा या फिर घर पे होगा, अभी तक ये पूरा क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है। ओनली कस्टमर केयर से आप लोगों ने जो बताया है कि कस्टमर केयर बता रहा है कि घर पे होगा, तो अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। तो उसका वेट करिए, घर पे होगा या फिर सेंटर पे होगा, उसके बाद ही कंफर्म हो पाएगा। और जहाँ भी होगा एग्ज़ाम, जैसे भी होगा, वो सबके लिए होगा। बहुत सारे स्टूडेंट पैनिक हो जाते हैं कि कैसे होगा, ऐसा कैसे पॉसिबल है, कैसे करेंगे। तो वो लोग सब कुछ सोच के वो लोग डिसीज़न लेंगे कि घर पे कराएंगे तो आखिर कैसे कराएंगे। हर जगह इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छा नहीं रहता है, तो ये सब भी उन लोगों को सोचना होगा। और सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, ये भी हो सकता है। तो अभी आप ऑफिशियल नोटिस आने दीजिए और आप अच्छे से तैयारी करिए। कोई उसमें तक टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर जो भी चेंजेज होगा सबके लिए चेंजेज होगा, किसी एक के लिए चेंज नहीं होगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है इसको स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले हम करंट के बारे में बात करते हैं। करंट को हिंदी में धारा बोलते हैं। इसका जो फार्मूला है I = Q/T। I क्या है, करंट है, और Q क्या है, आवेश है, और T क्या है, टाइम है, समय। तो I का मात्रक क्या होता है, करंट का मात्रक होता है एम्पियर, यहाँ पे दिया हुआ है करंट इज एम्पियर, ठीक। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और धारा का समय का मात्रक सेकंड होता है। और यहाँ से एक फार्मूला और निकल जाता है आपका, Q = IT। कभी कभार समय दे देता है और करंट फ्लो दे देता है, तो आपसे आवेश पूछ लेता है क्वेश्चन में। तो यहाँ से एक फार्मूला भी बनता है, Q = IT। जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वहाँ से फार्मूला आएगा। तो आप ये फार्मूला याद करें। धारा प्रवाह, आवेश प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर = 1 कूलाम पर 1 सेकेंड। अभी नेक्स्ट टॉपिक है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या है, V = W/Q। V = W/Q। W क्या है, वर्क डन है, और Q क्या है, आवेश है, V क्या है, वोल्टेज है। इसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं हम लोग, वैद्युत विभव बोलते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव का वर्क डन का मात्रक क्या होता है, वर्क का जूल होता है, और आवेश का मात्रक कूलाम C होता है। जूल पर कूलाम उसका मात्रक हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप, 1 वोल्ट = 1 जूल पर कूलाम। तो वोल्टेज का मात्रक वोल्ट भी होता है और जूल पर कूलाम भी होता है। फिर आपका ओम्स लॉ है, ओम का नियम है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ओम लॉ क्या होता है, जो करंट होती है ना, वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होती है, पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया प्रोपोर्शनल करंट, भी प्रोपोर्शनल टू करंट हो गया। जब आप प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो एक यहाँ पे कांस्टेंट लग जाता है, जिसको हम R बोलते हैं। R क्या है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। तो यहाँ से एक फार्मूला आपका निकलता है, R = V/I, ठीक। ये आपका इम्पोर्टेंट फार्मूला है, B = IR या फिर R = V/I। R क्या है, रेजिस्टेंस है। R का मात्रक क्या होता है, ओम होता है।
1 ओम को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आई बराबर क्या लिख सकते हैं हम, आर बराबर वी बाई आई। वी का मात्रक वोल्टेज वोल्ट पर एम्पियर, तो क्या है 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर एम्पियर आ जाएगा आपका। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है, ओम है, ये हमेशा पूछा जाता है। और रेजिस्टेंस का एक और भी फार्मूला है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। आर इक्वल टू रो एल बाई ए। रो क्या है, रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता है, और रेजिस्टिविटी का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। ये देखिए ओम, एम लगाया ना, ओम मीटर। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जब ये रेजिस्टेंस होते हैं ना, ये 2 टाइप से इनका कनेक्शन किया जाता है। एक होता है सीरीज में और एक पैरेलल में, मतलब श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। तो जब श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा जाता है तो ये पहले रेजिस्टेंस का जो दूसरा एंड होगा ना, वो दूसरे रेजिस्टेंस के पहले एंड से जाके जुड़ा होता है, जैसे यहाँ पे जुड़ा होता है। फिर दूसरे रेजिस्टेंस का सेकंड एंड जो है वो तीसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से जुड़ा होता है। तो ऐसे एक सीरीज में एक 1 बाई 1 जुड़ा रहता है, एक सीरीज में जुड़ा रहता है। तो सर्किट में क्या होता है, 2-3 रेजिस्टेंस लगा देता है, तो फिर उसके बाद उसका रिजल्टेंट पूछता है, रिजल्ट पूछता है कि इसका फाइनल प्रतिरोध क्या होगा। तो उसका फार्मूला, जब सीरीज में होगा तो उन सभी रेजिस्टेंस को हम जोड़ देते हैं। जब भी सीरीज कनेक्शन होगा ना, तो सबको हम जोड़ देते हैं, R1 + R2 + R3, ठीक है, जितने भी होंगे सबको जोड़ देंगे हम। देखिए यहाँ पे दिया डॉट 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 RN, यानी कि जितने होंगे सबको जोड़ेंगे हम। जब वही पैरेलल कनेक्शन होता है ना, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, 1/R कर देते हैं। 1/R इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितना रहेगा सबको 1 में करके जोड़ेंगे। और पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, जो फाइनल रेजिस्टेंस का मान आता है ना, अंतिम प्रतिरोध का जो वैल्यू आता है टोटल प्रतिरोध का, वो सबसे कम जो प्रतिरोध रहता है ना, उसके वैल्यू से कम आता है। अब नेक्स्ट देखिए आपका हीटिंग इफेक्ट है। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, VIT, और हीट, उसमें हीट जब उत्पन्न होता है तो हीट का भी फार्मूला ये होता है कि VIT। V की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू, हमने पढ़ा था ना, IR होता है ना, V इक्वल टू IR होता है। तो V की जगह पे हमने IR लग दिया इंटू IT, तो क्या हो जाएगा I² RT। H बराबर I² RT, ये इसका हीट निकालने का फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक पावर कैसे निकालते हैं हम। पावर का जो फार्मूला होता है, P बराबर वोल्टेज इंटू करंट, P बराबर VI होता है। फिर V की जगह पे हम I इंटू R रख देंगे तो I² R हो जाएगा। फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो V²/R हो जाएगा। तो आपका जो बेसिक फार्मूला P इक्वल टू VI, बस आप यही याद रखिए, यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। पावर का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ये मैं कई बार बता चुका हूँ। तो पावर का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। यहाँ से एक मात्रक और निकल जाएगा, वोल्टेज इंटू एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर। अब देखिए, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आ जाइए, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द करंट थ्रू ए मेटलिक कंडक्टर इज ड्यू टू द मेंशन मोशन ऑफ। जो धातुओं में धारा प्रवाह होता है वो किसकी गति के कारण होता है। पूछ रहा है धातुओं में, मतलब जो सुचालक होता है ना, उसमें जो करंट फ्लो होता है वो किस रीजन से फ्लो होता है। तो वो क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं, गति करते हैं, इसके लिए हमारा धारा प्रवाह बना रहता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसका PDF मैं ग्रुप में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। सेकंड क्वेश्चन आपका,
एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा की मात्रक क्या है? एम्पियर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आप देखिए। थर्ड क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज, विद्युत धारा को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? तो विद्युत धारा को एमीटर के द्वारा मापा जाता है, एमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट आई इक्वल टू, विद्युत विभव और विद्युत प्रवाह के बीच का संबंध है। अभी ऊपर हमने जो ओम्स लॉ पढ़ा ना, वही क्वेश्चन, उसी से एक क्वेश्चन बना हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विद्युत विभव और विद्युत प्रवाह के बीच का संबंध क्या है। ओम लॉ हमने क्या पढ़ा था? V प्रोपोर्शनल टू I पढ़ा था ना, तो वही पूछ रहा है V और I में क्या संबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। V प्रोपोर्शनल टू I, V क्या है? वोल्टेज है, I क्या है? करंट है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है कि द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट वाज डिस्कवर्ड बाय। अभी देखिए ऊपर क्या था कि विद्युत विभव और विद्युत धारा के बीच में संबंध क्या है। अभी फिर पूछ रहे हैं कि विद्युत विभव और विद्युत धारा के बीच का जो संबंध है वो किसके द्वारा खोजा गया था, किसने ज्ञात किया था? तो ओम के द्वारा। ओम लॉ है ना, वो ओम ने उसको डिस्कवर किया था, इसके लिए ओम लॉ उसका नाम रखा गया है और इसके लिए रेजिस्टेंस का मात्रक ओम रखा गया है। तो ओम के द्वारा खोजा गया था विद्युत विभव और विद्युत धारा के बीच में संबंध। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय मटेरियल ऑफ कंडक्टर टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। बोल रहा है द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय ए मटेरियल ऑफ कंडक्टर टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज, मतलब चालक में धारा प्रवाह को रोकने का काम कौन करता है? जो चालक में धारा करंट फ्लो होता है तो करंट को मतलब रोकने का काम जो करता है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। वो किसके द्वारा रोका जाता है? रेजिस्टेंस के द्वारा रोका जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। ये 2-3 बार मैं बता चुका है इस चैप्टर में। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। रेजिस्टेंस क्या है? प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का मात्रक होता है। वाट किसका मात्रक है? पावर का मात्रक है। जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, तो ये सब आपको याद करना है। न्यूटन किसका है? बल का। ओम क्या है? प्रतिरोध का। वाट क्या है? शक्ति का। और जूल ऊर्जा का। ठीक है, आप सुन के आप ये सब नोट कर लो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड, प्रतिरोध किस पे निर्भर नहीं करता है। नीचे 3-4 ऑप्शन दिया हुआ, पूछ रहा है कि इनमें से किस पर प्रतिरोध डिपेंड नहीं करता है। प्रतिरोध किस पे डिपेंड निर्भर नहीं करता है? तो लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता है? कि आपने एक अभी ऊपर मैं एक फार्मूला बताया था, R बराबर रो L बाई A। ठीक है, तो प्रतिरोध किस पे डिपेंड कर रहा है? लंबाई पे कर रहा है। लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगा प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, और क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, सेकंड ऑप्शन है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया पे डिपेंड कर रहा है। अगर एरिया बढ़ाएंगे तो हमारा प्रतिरोध कम हो जाएगा, एरिया कम होगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लंबाई पे भी डिपेंड कर रहा है, एरिया पे भी कर रहा है। और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है और टेम्परेचर कम करने से प्रतिरोध कम होता है। और आपका जो डेंसिटी है, घनत्व पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि घनत्व का रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।
क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। एक चालक का प्रतिरोध सीधे समानुपाती होता है। ये देखिए R बराबर रो L बाई ए, सीधे समानुपाती किसके है? लंबाई के समानुपाती है और प्रतिरोधकता के समानुपाती है। यहाँ पे क्या ऑप्शन दे रहा है? क्रॉस सेक्शन एरिया, ये गलत है। इसके व्युत्क्रमानुपाती, एरिया के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है, समानुपाती नहीं है। डेंसिटी गलत है। मेल्टिंग पॉइंट गलत है। अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं क्या लास्ट है आपका, लेंथ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्योंकि लंबाई के प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कि ए वायर हैविंग हाई वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस इज सेड टू बी। एक कोई वायर है, वायर मतलब तार, जो हाई वैल्यू रखता है, मतलब चालकता का, विद्युत प्रवाह का जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा रखता है, मतलब सुचालकता का इफेक्ट ज़्यादा है उसके अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड कंडक्टर, सबसे अच्छा सुचालक। जिसमें विद्युत धारा आसानी से फ्लो हो जाए उसे हम अच्छा चालक बोलते हैं। तो वही पूछ रहा है कि ए वायर हैविंग वेरी हाई वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस, चालकता का हाई वैल्यू जो रखता है उसको हम वेरी गुड कंडक्टर कहते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, 1 किलोवाट आवर इज अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड ड्यूरिंग। बोल रहा कि 1 किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। मैंने आपको बताया था किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। तो 1 किलोवाट घंटा जो ऊर्जा है वो कितने, मतलब इतना 1 किलोवाट घंटे के जो ऊर्जा का जो अमाउंट है ना, वो पूछ रहा है, मतलब वो टाइम पीरियड पूछ रहा है, कितने टाइम के लिए वो फ्लो होता है। तो 1 घंटे में वो उतना जनरेट होता है 1 किलोवाट घंटा एनर्जी। 1 घंटे में 1 किलोवाट घंटा एनर्जी जनरेट होता है। अगर यही यहाँ पे बोल देता कि 1 किलोवाट सेकेंड, तो इसका आंसर क्या हो जाता? 1 सेकेंड हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे बस इस वर्ड पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे क्या लगा है उसके हिसाब से आंसर देना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12वां क्वेश्चन है आपका कि रेजिस्टेंस ऑफ ए सुपर कंडक्टर इज। सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध होता है 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल इंसुलेटर इज इनफाइनाइट, अनंत होता है। आइडियल इंसुलेटर का जो रेजिस्टेंस होता है अनंत होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 है, विच वन, देखिए क्वेश्चन है, विच वन इज़ द बेस्ट मटेरियल फॉर मेकिंग कनेक्टिंग वायर। मतलब जो कनेक्टिंग वायर होता है ना, वो इनमें से किसका सबसे बेस्ट होता है? तो कॉपर का जो वायर होता है ना वो सबसे बेस्ट होता है। जो केबल होता है कॉपर केबल सबसे बेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम लॉ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन भी है। बोला द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम लॉ। ओम लॉ भी हमने आपको ऊपर बताया था कि V प्रोपोर्शनल टू I, ठीक। ये ओम लॉ है। अब पूछ रहा है इसका इसको ग्राफ में कैसे शो करेंगे। इसको ग्राफ में आप जब शो करोगे तो यहाँ पे आ जाता है V हो जाता है और एक्स एक्सिस पे I करंट हो जाता है। वाई एक्सिस पे हम वोल्टेज रखते हैं और एक्स एक्सिस पे करंट रखते हैं, ठीक है। अभी पूछ रहा है कि इसको कैसे शो करेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे ना तो हमारा करंट क्या है वो भी बढ़ेगा। वोल्टेज और करंट दोनों एक समान बढ़ेगा ना, तो इसके लिए रेखा सीधी जाएगी, इसके लिए सीधी जाएगी, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल हैं तो एकदम एक समान बढ़ेगा वो, यानी कि स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम लॉ इज स्ट्रेट लाइन। ओम लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। और
अगर छोड़िए ये सब, बाद में बताऊंगा आपको। अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूजफुल फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट। जो बल्ब होता है ना, उस बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए कौन से मटेरियल का यूज़ किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कई सालों पूछा जा चुका है, कई सालों बार। जो बल्ब होता है ना, बल्ब आपने देखा होगा, उसके अंदर में एक हल्का सा मतलब फिलामेंट टाइप का होता है, जो वहीं से हमें लाइट मिलता है। तो बोलो फिलामेंट किस मटेरियल का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज। यहाँ पर टेम्परेचर नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे 0 केल्विन लिख दिया है ना, यानी कि टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा है। बोल रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि निरपेक्ष ताप पर एक चालक का प्रतिरोध होता है। मानो 0 केल्विन ताप पर एक रेजिस्टेंस मतलब कितना होता है, 0 केल्विन पर प्रतिरोध कितना होता है। तो 0 केल्विन पे हमारा जो प्रतिरोध होता है 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 0 केल्विन पे प्रतिरोध 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मेजर्ड इन। विद्युत ऊर्जा को किस में मापा जाता है, किलोवाट घंटा में मापा जाता है। विद्युत ऊर्जा को किस में मापा जाता है, किलोवाट घंटा में मापा जाता है। और वाट से क्या मापा जाता है, पावर मापा जाता है। किलोवाट से क्या मापा जाता है, पावर मापा जाता है। हॉर्स पावर से क्या मापा जाता है, पावर मापा जाता है। ये तीनों क्या है, पावर के मात्रक है। और किलोवाट घंटा क्या है, ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, तो किलोवाट घंटा से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मापेंगे और बाकी तीनों से हम पावर मेजर करेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द सर्किट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। बोला कि एक फ्यूज को किसकी सुरक्षा के लिए सर्किट के साथ श्रृंखला में रखा जाता है। तो यहाँ पे ओवर हीटिंग से बचाने के लिए हम फ्यूज का यूज करते हैं। ओवर हीटिंग का मतलब क्या है कि जब करंट बहुत अधिक फ्लो होता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब बहुत ज़्यादा करंट आ जाता है तो हमारा फ्यूज क्या होता है, मेल्ट हो जाता है और कनेक्टिविटी बंद हो जाती है। तो इसके लिए हमें फ्यूज का यूज़ करते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो जो घर के बाकी एक्सेसरीज़ लगे हुए टीवी फ्रिज वगैरह ना, तो सब फॉल्ट हो सकते हैं। इसके लिए फ्यूज का यूज किया जाता है। वो जैसे ही मेल्ट होता है हमारा इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी बंद हो जाता है। तो फ्यूज का काम यही होता है कि वो प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ओवर हीटिंग से बचाने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ए फ्यूज वायर इज मेड ऑफ। एक फ्यूज तार किसका बना होता है, तो फ्यूज तार किसका बना होता है, टीन और लेड, टीन और शीशा का जो मिश्र धातु होता है ना, उसका फ्यूज तार बनाया जाता है। टीन और शीशे के मिश्र धातु का फ्यूज तार बना होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा इसीलिए वो मेल्ट हो जाता है जैसे ही। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसका न्यूमेरिकल बताऊंगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, और टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए बताऊंगा कि जो अभी एजुकेशनल सिस्टम में चेंजेज हुए हैं, क्या क्या चेंजेज हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगा, इसमें क्या क्या चेंज हुआ है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप हमें ग्रुप में मैसेज करो, और इसका जो PDF है मैं ग्रुप में डाल दूंगा, और ग्रुप ज्वाइन कर लो। जितने भी आप लोग ज्वाइन नहीं किए हो ग्रुप ज्वाइन करो। और 5 अगस्त को पेपर है तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करो। तो एग्ज़ाम कहाँ होगा ये डिपेंड नहीं करता है, घर पे होगा या फिर सेंटर पे होगा। आप जितना तैयारी किए रहोगे उतना ही कर पाओगे। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि घर पे होगा तो ज़्यादा नकल कर लेंगे, तो उसमें ज़्यादा नकल नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम कम देगा आपको। तो जितने टाइम में आप नकल करोगे उतने टाइम में आपका टाइम लैप्स हो जाएगा।
तो इससे अच्छा कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, और जैसे ही कोई न्यू अपडेट आता है तो मैं बताऊंगा आपको कि एग्ज़ाम घर पे होगा या फिर सेंटर पे होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, तो उनके लिए मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।